हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उदासीनता वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये उदासीनता वक्र है इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब होता है और इस उदासीनता वक्र के सिद्धांत को किसने दिया है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है और ये किन मान्यताओं पर आधारित है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या अपवाद है। तो इस तरह से इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से इनडिफरेंस कर्व को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये इनडिफरेंस कर्व है यानी कि उदासीनता वक्र है, ये दरअसल है क्या, इस सिद्धांत को किसने दिया और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। उदासीनता वक्र सिद्धांत 1939 में प्रोफेसर हिग्स ने इस सिद्धांत को दिया और इस सिद्धांत को हिग्स और RGD एलन का संयुक्त सिद्धांत भी माना जाता है। और इस सिद्धांत के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया है कि जो उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है, यानी कि यूटिलिटी हम उसको कहते हैं जो किसी वस्तु के अंदर ऐसी क्षमता होती है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, उसे कहते हैं उपयोगिता। किसी वस्तु की वह ताकत, वह क्षमता जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करती है, वो होती है उपयोगिता। तो यहाँ पे इस उदासीनता वक्र सिद्धांत के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया गया है कि जो उपयोगिता है, उपयोगिता को मात्रात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता है। यानी कि मात्रात्मक रूप में तो हम उपयोगिता को नहीं माप सकते हैं, तो उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक है, यह बताया गया इस सिद्धांत के माध्यम से। इसे हम अपनी वरीयता, रैंक के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसको मात्रात्मक रूप में तो नहीं मापा जा सकता है, लेकिन रैंक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यूटिलिटी को। ये बताया गया है उदासीनता वक्र के सिद्धांत के माध्यम से। उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे अनेक संयोग को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता हो, और ऐसा चित्र जिसमें अनेक उदासीनता वक्र यानी कि अनेक इनडिफरेंस कर्व हो, उसे हम उदासीनता मानचित्र यानी कि मैप कहते हैं। एक तो इस सिद्धांत के माध्यम से ये बताया गया कि मात्रात्मक रूप में हम उपयोगिता को नहीं माप सकते हैं, ये मनोवैज्ञानिक है, इसको हम रैंक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे अनेक संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त करता हो। और अगर हम अनेक उदासीनता वक्र को एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम उदासीनता वक्र का मानचित्र यानी कि मैप कहते हैं। और अगली बात क्या कही गई है इस सिद्धांत में, वस्तु x की मात्रा बढ़ाने पर वस्तु y की मात्रा को कम करना होता है। जैसे ही y की मात्रा को बढ़ाने पर x की मात्रा को कम करना होता है, तो इसीलिए इसी वजह से हमारा उदासीनता वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व नीचे की ओर ढलान वाला नकारात्मक ढाल का होता है, यानी कि राइट और ये ऋणात्मक ढाल का होता है। इनडिफरेंस कर्व का ढाल वो किस तरह से होता है, ये हमारा जो इनडिफरेंस कर्व है वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये होगा नकारात्मक ढाल का, यानी कि एक वस्तु को जब हम बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु को कम करना होता है,
इस ओर हम y वस्तु को लेते हैं और इस ओर हम x वस्तु को लेते हैं। तो जब हम एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु को कम करेंगे तो ऐसे में इस तरह से इंडिफरेंस कर्व हमारा ये राइट और नीचे की ओर नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक ढाल का होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। क्योंकि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर हमें दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना होता है, तो इसीलिए हमारा इंडिफरेंस कर्व नीचे की ओर नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक ढाल का होता है। तो इस तरह से ये उदासीनता वक्र का अर्थ है और इस सिद्धांत के माध्यम से ये महत्वपूर्ण चीजें बताई गई है। अब हम इसके बाद उदासीनता वक्र की मान्यताओं को समझ लेते हैं कि क्या मान्यताएं, किन मान्यताओं पर आधारित ये उदासीनता वक्र सिद्धांत दिया गया है। पहली मान्यता है उपभोक्ता व्यवहार विवेकपूर्ण है, यानी कि जो उपभोक्ता है उसका व्यवहार विवेकपूर्ण है, वो अपने विवेक से बड़े अच्छे तरीके से वो निर्णय लेता है। तो इसलिए यहाँ पे इस सिद्धांत के माध्यम से उपभोक्ता का व्यवहार विवेकपूर्ण बताया गया है। और अगला ये बताया गया है कि जो यहाँ पे उपयोगिता है वो गणनावाचक नहीं है, वो क्रमवाचक है, यानी कि हम रैंक के रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि क्रम के संदर्भ में हम उसे रख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्रमवाचक दृष्टिकोण है। और अगला है उपभोक्ता की रुचि, आदत और आय में परिवर्तन ये नहीं होता है, ये परिवर्तन नहीं होगा, ना ही उपभोक्ता का इंटरेस्ट में उसकी कोई परिवर्तन होगा, ना उसका जो आदत है और उसकी जो इनकम है उनमें कोई चेंजेज नहीं होगा। और दो वस्तुएं हैं और उनकी कीमतें निश्चित है, पहले से निश्चित है उनकी कीमतें, और दो ही वस्तुएं हैं। और उदासीनता वक्र का जो ढाल है वो दाईं ओर यानी कि राइट और ऋणात्मक ढाल का होगा, यानी कि कुछ इस तरह का ये होगा। ये नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है? क्योंकि जब हम y वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो हमें x वस्तु की मात्रा को हमें कम करना पड़ेगा, और जब हम x वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो हमें y वस्तु की मात्रा को हमें कम करना होगा। तो इसी वजह से उदासीनता वक्र का ढाल ये राइट और ऋणात्मक ढाल का होता है। तो इस तरह से ये कुछ मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं पर आधारित ये उदासीनता वक्र का सिद्धांत है। अब हम इसके बाद उदासीनता वक्र की विशेषताओं को समझते हैं कि क्या विशेषताएं हैं इस उदासीनता वक्र की, कि किस तरह से ये उदासीनता वक्र होता है और क्या इसकी मान्यताएं हैं, ये तो हम समझ चुके हैं। अब हम मान्यताओं पे आते हैं कि क्या मान्यताएं हैं। उदासीनता वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व जितना उच्च होगा संतुष्टि भी उतनी ही उच्च होगी, ये तो स्पष्ट है। यानी कि ये इंडिफरेंस कर्व है, ये इंडिफरेंस कर्व एक है, ये इंडिफरेंस कर्व दो है। तो जो उच्च वाला होगा तो ये दो उच्च है, तो संतुष्टि भी यहाँ पे इस लेवल पे उतनी ही उच्च होगी। यानी कि उदासीनता वक्र जितना उच्च होगा संतुष्टि भी उतनी ही उच्च होगी। उदासीनता वक्र का ढाल लेफ्ट से राइट और नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल का होता है। यानी कि ये होता है ढाल, जैसा मैंने पहले भी बताया, ये ढाल होगा उसका इंडिफरेंस कर्व का, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की मात्रा को कम करना होता है। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व का ढाल ये लेफ्ट से राइट और नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल का होता है।
और ये जो इनडिफरेंस कर्व है ये ना तो एक दूसरे वक्र को छूता है और ना ही ये एक दूसरे वक्र को काटेगा। ये इनडिफरेंस कर्व की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। जो हमारे इनडिफरेंस कर्व है ये ना तो एक दूसरे वक्र को ये काटेगा और ना ही ये एक दूसरे वक्र को ये छुएगा। ये स्पष्ट है, काफी महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत की विशेषता। उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष, ना ही एक्स अक्ष ना ही वाई अक्ष को ये स्पष्ट नहीं करता है। ऐसे में उस बिंदु पर वह वस्तु शून्य हो जाती है। यानी कि जो इनडिफरेंस कर्व है, इनडिफरेंस कर्व ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष, तो ना ही ये वाई अक्ष को स्पष्ट करेगा ये इनडिफरेंस कर्व, और ना ही ये एक्स अक्ष को ये स्पष्ट करेगा। अगर ये इन अक्ष को स्पष्ट करेगा तो ऐसे में अगर ये वाई अक्ष को स्पष्ट करता है तो वाई वस्तु की जो मात्रा है वो शून्य हो जाएगी। अगर ये एक्स अक्ष को स्पष्ट करता है तो एक्स वस्तु की मात्रा शून्य हो जाएगी। तो इस तरह से इसीलिए जो ये इनडिफरेंस कर्व है ना ही एक्स अक्ष ना ही वाई अक्ष को ये स्पष्ट नहीं करेगा। उदासीनता वक्र वास्तव में ये चूड़ियों के भांति होता है। चूड़ियों के भांति यानी कि यह इनडिफरेंस कर्व ये कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से होते हैं इनडिफरेंस कर्व, ये कुछ चूड़ियों के हिसाब से होते हैं। तो इस तरह से जो जितना उच्च होगा इनडिफरेंस कर्व उतनी ही उस लेवल पर संतुष्टि भी उच्च होगी। तो इस तरह से ये इनडिफरेंस कर्व की ये विशेषताएं हैं। अब हम इसके बाद इनडिफरेंस कर्व के अपवाद को समझते हैं कि उदासीनता वक्र के कौन कौन से अपवाद हो सकते हैं। कुछ अपवाद है जैसे कि पहला अपवाद है जब वस्तु पूर्ण स्थानापन्न हो, यानी कि जब कोई ऐसी वस्तु हो जो पूर्ण रूप से स्थानापन्न हो, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को भी हम प्रयोग में ला सकते हैं, तो वह वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं होती है। स्थानापन्न वस्तु की स्थिति में जो इनडिफरेंस कर्व है वो ऋणात्मक ढाल की एक सीधी रेखा होती है। ऐसे तो नॉर्मल जो इनडिफरेंस कर्व है वो इस तरह का होता है, ये होता है। जो यहाँ पे पूर्ण स्थानापन्न की स्थिति में है वो कुछ इस तरह का होगा, ये होगा, सीधी रेखा होगी। तो इस तरह से जब पूर्ण स्थानापन्न होगी कोई वस्तु तो उस कंडीशन में इनडिफरेंस कर्व ऋणात्मक ढाल की एक सीधी रेखा होगी। तो यहाँ पे भी ये अपवाद है इनडिफरेंस कर्व का। और जब वस्तु पूर्ण रूप से पूरक वस्तु हो तो पूरक वस्तु की स्थिति में जो यहाँ पे जो पूरक वस्तु होगी उस पूरक वस्तु की स्थिति में इनडिफरेंस कर्व एल आकार का बनता है। एल आकार का बनता है यानी कि इस तरह से बनेगा। नॉर्मल तो हमारा इनडिफरेंस कर्व ये है, इस तरह का बनेगा। लेकिन जब पूरक वस्तु हो उस स्थिति में हमारा जो इनडिफरेंस कर्व है वो एल आकार का बनता है, ये बनेगा इनडिफरेंस कर्व, ये कुछ इस तरह का बनेगा। और ये भी अपवाद है इनडिफरेंस कर्व का, क्योंकि ये एल आकार का बन रहा है, एल आकार का नहीं बनना चाहिए। और अगला है जब एक वस्तु की उपयोगिता शून्य हो, जब एक वस्तु की उपयोगिता शून्य होती है तो ऐसी स्थिति में जो इनडिफरेंस कर्व है वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये बनेगा इनडिफरेंस कर्व। तो ये भी नहीं बनना चाहिए। लेकिन जिस कंडीशन में एक वस्तु की उपयोगिता शून्य होती है तो ऐसे में इनडिफरेंस कर्व कुछ इस तरह का बनेगा, जो कि इनडिफरेंस कर्व के सिद्धांत का ये अपवाद है।
और अगला है जब उपभोक्ता केवल एक ही वस्तु का वो प्रयोग करता हो। क्योंकि इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया कि दो वस्तुएं हैं, लेकिन जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का यहाँ पे प्रयोग करता है तो ऐसी कंडीशन में भी इंडिफरेंस कर्व के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये अपवाद होगा। और ऐसी कंडीशन में जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस तरह से बनेगा, ये होती है इस और y वस्तु ले लेते हैं हम, इस और x। अगर सिर्फ और सिर्फ उपभोक्ता x वस्तु का ही यहाँ पे वो प्रयोग करे तो ऐसे में y वस्तु तो शून्य है, तो इस तरह से ये होगा आपका इंडिफरेंस कर्व। और अगर सिर्फ और सिर्फ y वस्तु का प्रयोग करें तो ऐसे में जो ये x वस्तु है वो हमारी शून्य होगी, तो ये इंडिफरेंस कर्व इस तरह का होगा। जबकि ऐसा इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो इसीलिए ये अपवाद है। तो इस तरह से ये उदासीनता वक्र के अपवाद है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत उदासीनता वक्र यानी कि इंडिफरेंस कर्व को जानने और समझने का प्रयास किया कि जो ये उदासीनता वक्र है, ये उदासीनता वक्र का सिद्धांत किसने दिया, इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है, और इस सिद्धांत की क्या मान्यता है, किन मान्यताओं पर आधारित ये सिद्धांत दिया गया है, और इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं, और इस सिद्धांत के क्या अपवाद है। तो इस तरह से इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में हमने बिंदुवार तरीके से समझने का प्रयास किया आज इस वीडियो के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।